गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग मोल कंसेप्ट में एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, आयोनिक मास, इन तीनों का बड़े ही लंबे तरीके से डेरिवेशन देख लिया था। अब देखिए, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, आयनिक मास, इन तीनों को मिलाने से बनता है हमारा मोलर मास। जैसे एक सिंपल सी लाइन समझिए कि एटॉमिक मास लागू होता है सिर्फ एटम के लिए, मॉलिक्यूलर मास लागू होता है सिर्फ मॉलिक्यूल के लिए, और आयोनिक मास लागू होता है सिर्फ आयन के लिए। लेकिन ये जो हमारा मोलर मास है, ये मोलर मास एटम के लिए भी लागू होगा, मॉलिक्यूल के लिए भी लागू होगा और आयन के लिए भी लागू होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एटॉमिक मास से हम मोलर मास निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास से भी हम मोलर मास बना सकते हैं, आयोनिक मास से भी हम मोलर मास बना सकते हैं। तो आज का हमारा हेडिंग है मोलर मास। मोलर मास, तो आप हेडिंग लिखिए मोलर मास। मोलर मास, एक बात तो सीधे समझ लीजिए कि केमिस्ट्री में कहीं भी अगर शब्द लिखा रहे मोलर, तो मोलर शब्द का मतलब ही समझिए 1 मोल। मैंने फिर से क्या बोला? केमिस्ट्री में कहीं भी शब्द अगर लिखा रहे मोलर, तो मोलर शब्द का मतलब ही आप समझिए 1 मोल। जैसे यहाँ पे लिखा है मोलर मास, तो इसका मतलब हम कहेंगे 1 मोल के मास को हम मोलर मास कहते हैं। अगर यहीं पे लिखा रहता मोलर वॉल्यूम, तो हम कहते 1 मोल के वॉल्यूम को हम मोलर मास मोलर वॉल्यूम कहेंगे। मोलर शब्द का मतलब ही 1 मोल। 1 मोल का मास तो मोलर मास, 1 मोल का वॉल्यूम तो मोलर वॉल्यूम। यानी सीधे समझिए कि मोलर शब्द का मतलब ही होता है 1 मोल। मोलर शब्द का मतलब कितना? 1 मोल। तो लिखिए, हम यहाँ पे ये इंडिकेट कर देते हैं कि ये जो शब्द आप देख रहे हैं मोलर, इस मोलर का मतलब ही होता है 1 मोल, 1 मोल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मास ऑफ 1 मोल इज नॉन एज, वही जाना जाता है मोलर मास। मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल इज नॉट एज मोलर मास, यानी 1 मोल के मास को मोलर मास कहा जाता है। अब देखिए, 1 मोल एटम का मास लीजिएगा तो वो भी मोलर मास है। 1 मोल मॉलिक्यूल का मास लीजिएगा तो वो भी मोलर मास है। 1 मोल आयन का मास लेंगे, वो भी मोलर मास है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आप जिसको एटॉमिक मास कहते हैं, एटॉमिक मास, आप जिसको मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, आप जिसको आयोनिक मास कहते हैं। आप जाके देखिए, तीनों डेरिवेशन को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर हम एटॉमिक मास 15 माने तो 1 मोल का मास होगा 15 ग्राम। जाके देख लीजिए, डेरिवेशन में जाके देखिए, आप समझ जाइएगा। एटॉमिक मास अगर आप माने 15, तो मास ऑफ 1 मोल होगा 15 ग्राम। अगर मॉलिक्यूलर मास माने 20, तो मास ऑफ 1 मोल होगा 20 ग्राम। अगर आयोनिक मास मानते हैं 50, तो मास ऑफ 1 मोल आयन होगा 50 ग्राम। इसका मतलब ये निकल गया हमारे सामने कि जो एटॉमिक मास होता है, उस एटॉमिक मास में अगर यूनिट लगा देते हैं ग्राम, तो वो 1 मोल का मास निकल जाता है। मॉलिक्यूलर मास का जो भी वैल्यू है, अगर उसमें आप यूनिट लगा देंगे ग्राम, तो वो 1 मोल का मास निकल जाएगा। और आयोनिक मास जो भी है, उस आयनिक मास में अगर आप यूनिट लगा देते हैं ग्राम, तो वो 1 मोल आयन का मास निकल जाता है। इसका सीधा मतलब समझिए कि एटॉमिक मास को भी हम मोलर मास बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास को भी हम मोलर मास बोल सकते हैं, आयोनिक मास को भी मोलर मास बोल सकते हैं। बस फर्क होता है यूनिट का फासला होता है। मैंने ये चीज़ आपको समझा दिया था कि एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं होता है। एटॉमिक मास एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, मॉलिक्यूलर मास एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, आयोनिक मास भी एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। लेकिन इन तीनों को मिलाने से जो हमारा बनता है मोलर मास,
उस मोलर मास का यूनिट दिया जाता है ग्राम पर मोल। मोलर मास का यूनिट क्या होता है? ग्राम पर मोल। तो देखिए, इस एटॉमिक मास से भी मोलर मास निकल सकता है, मॉलिक्यूलर मास से भी मोलर मास निकल सकता है, आयोनिक मास से भी मोलर मास निकल सकता है। इन तीनों से हमारा निकल सकता है मोलर मास। और मोलर मास का यूनिट क्या बनेगा? तो मोलर मास का यूनिट बन जाएगा ग्राम पर मोल। मोलर मास का यूनिट क्या बन सकता है? मोलर मास का यूनिट बनेगा ग्राम पर मोल। अब देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि एटॉमिक मास के बदले आप मोलर मास लिख सकते हैं, बशर्ते कि यूनिट आपको लगाना पड़ेगा ग्राम पर मोल। वहीं पे आप देख सकते हैं जहाँ पे मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं तो मॉलिक्यूलर मास के बदले भी आप मोलर मास लिख सकते हैं, बस यूनिट लगाना पड़ेगा ग्राम पर मोल। उसी प्रकार से आयोनिक मास के बदले भी आपको मोलर मास लिखना पड़ेगा। आप आयोनिक मास के बदले मोलर मास लिख सकते हैं, बशर्ते कि आपको यूनिट क्या लगाना पड़ेगा? ग्राम पर मोल, यही लगाना पड़ेगा। तो अब जाके देखिए, आपको मैं जो 3 फार्मूला पढ़ाया हूँ मोल निकालने का, 3 फार्मूला, अगर आपको याद हो तो ऐसा लिखा था 3 फार्मूला। क्या? तो एक फार्मूला ऐसा था, देख लीजिए, मोल बराबर मास ग्राम में, और बट्टा में क्या था? तो बट्टा में था एटॉमिक मास। एक फार्मूला तो हमारा ये बन गया, मोल बराबर मास ग्राम में, बट्टा में एटॉमिक मास। देखिए, सबसे पहले जब हम एटॉमिक मास पढ़े थे तो यहाँ पे नीचे में एटॉमिक मास था, लेकिन आप जानते हैं कि एटॉमिक मास के बदले, यहाँ पे आप देख लीजिए, एटॉमिक मास के बदले हम क्या लिख सकते हैं? मोलर मास लिख सकते हैं। एक और फार्मूला, जब आपने मॉलिक्यूलर मास पढ़ा था तो मॉलिक्यूलर मास पढ़ने के दौरान क्या निकला था? तो मोल बराबर मास ग्राम में, और बट्टा में मॉलिक्यूलर मास आ गया था, मॉलिक्यूलर मास। इसी प्रकार से फिर से जब आयोनिक मास का डेरिवेशन आपने पढ़ा था तो आयोनिक मास के डेरिवेशन के दौरान आपने देखा तो फार्मूला क्या निकला था? मोल बराबर मास ग्राम में, और बट्टा में आ गया था आयोनिक मास, बट्टा में आ गया था आयोनिक मास। अब आप एक चीज़ देख लीजिए, चाहे एटॉमिक मास हो या मॉलिक्यूलर मास हो या आयनिक मास हो, इन तीनों ही केसेस में आपने देखा कि मोल सब में हमने निकाला है, सब में मास हमने ग्राम में ही रखा है। लेकिन जब एटॉमिक मास पढ़ते हैं तो उस समय एटॉमिक मास से भागा देते हैं, जब मॉलिक्यूलर मास पढ़ते हैं तो उस समय मॉलिक्यूलर मास से भागा देते हैं, और जब आयोनिक मास से देखते हैं तो आयोनिक मास से भागा देना पड़ता है। मतलब समझिए, हमें 3 बार कोई काम करना पड़ रहा है, 3 तरह से परेशानी हमारे साथ आ रहा है, तो हम इसको सुविधाजनक थोड़ा बनाना चाहते हैं। अभी जैसे देखिए, एटम का मोल निकालना होगा तो एटॉमिक मास से भागा दीजिए, मॉलिक्यूल का मोल निकालना होगा तो मॉलिक्यूलर मास से भागा दीजिए, आयन का मोल निकालना होगा तो आयनिक मास से भागा दीजिए। तो देखिए, हर तरीके से आप एक ही चीज़ निकाल रहे हैं। आप क्या निकाल रहे हैं? तो बस मोल। लेकिन मोल के लिए भी आपको लोचा हो रहा है कि कभी एटॉमिक मास लगाइए, तो कभी मॉलिक्यूलर मास लगाइए, तो कभी आयनिक मास लगाइए। जब मान लीजिए एटम दिया तो एटॉमिक मास लगाइए, मॉलिक्यूल दिया तो मॉलिक्यूलर मास लगाइए, आयन दिया तो आयनिक मास लगाइए। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप प्रजाति को पहचानना पड़ेगा, और एटॉमिक मास लगाए या मॉलिक्यूलर मास लगाए या आयनिक मास लगाए, मतलब सब में आप एक ही चीज़ निकालते हैं, मोल निकालते हैं, लेकिन आपके दिमाग में थोड़ा सा लफड़ा आ जाता है कि भाई एटॉमिक मास डालो, मॉलिक्यूलर मास डालो, आयनिक मास डालो। तो इन तीनों लफड़ा को ख़त्म करने के लिए हमने ऐसा सोचा कि किसी ऐसे क्वांटिटी का जनरेशन कर लेते हैं, किसी ऐसे क्वांटिटी को हम निकाल लेते हैं जिससे कि मोल निकालें, चाहे एटॉमिक मास हो या मॉलिक्यूलर मास हो या आयनिक मास हो, सबके बदले हमारा एक एंटीबायोटिक क्वांटिटी, सीधे समझिए, मोलर मास से भागा दो। तो जिस काम को आप 3 तरीके से करते थे, 3 बार आपको काम दिमाग में लाना पड़ता था बात को, अब आप नो डाउट बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट आयनिक मास हो या मॉलिक्यूलर मास हो या एटॉमिक मास हो, इन तीनों के बदले ही आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? एक शब्द मोलर मास लिख सकते हैं। तो क्या होगा कि पहले 3 तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए 3 तरीके का फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ता था कि मोल बराबर मास ग्राम में बट्टा एटॉमिक मास। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। फिर मोल बराबर मास ग्राम में बट्टा मॉलिक्यूलर मास, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट निकला, फिर मोल बराबर मास ग्राम में बट्टा में आयनिक मास, यानी तीसरा कॉन्सेप्ट निकला। लेकिन इन तीनों को हटा दिया जाए
और इन तीनों के बदले डायरेक्ट आप अगर इस्तेमाल करते हैं मोलर मास, तो जिसको आप 3 स्टेप में काम करते थे, 3 लफड़ा को डायरेक्ट आपने एक क्वांटिटी से हटा दिया, तो क्या हो गया, सवाल को बनाना थोड़ा सा आसान पड़ गया, असुविधा थोड़ी सी कम होने लगा, फार्मूला उतना ज़्यादा याद रखने का झंझट नहीं रहा। तो हम वही काम करने के लिए इस मोलर मास का इस्तेमाल करते हैं। तो आज के बाद दिमाग में याद रखिएगा, चाहे एटम का मोल निकाले या मॉलिक्यूल का मोल निकाले या आयन का मोल निकाले, किसी भी क्वांटिटी का अगर मोल निकालना होगा और अगर उसका मास दिया हुआ है ग्राम में, तो डायरेक्ट हम इन तीनों को लिखने के बजाय डायरेक्ट एक ही क्वांटिटी लिखेंगे। क्या लिख देंगे, मोलर मास लिख देंगे, बात खत्म हो जाएगा, हमारा फार्मूला यही तक रह जाएगा। तो हमारा देखिए नया फार्मूला क्या बन गया, तो मोल बराबर बन गया क्या चीज़, मास हमेशा आपको रखना पड़ेगा किस में, ग्राम में, और बट्टा में लिखना पड़ेगा मोलर मास। और आप जानते हैं कि मोलर मास का यूनिट क्या बनता है, ग्राम पर मोल। मोलर मास का यूनिट क्या बनेगा, ग्राम पर मोल। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल गया कि मास से आप किस तरीके से मोल निकालेंगे। तो मास से मोल निकालने के लिए मास में किससे भागा देंगे, मोलर मास से, जहाँ पे मोलर मास का यूनिट क्या रहेगा, ग्राम पर मोल। इसको फटाफट नोट कीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो इस तरीके से एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, आयनिक मास, तीनों को हटा करके हम एक ही तरीके से अब मोल निकालने का काम करेंगे। इस तरीके से आपने देखा कि मोल निकालने के लिए हमारे पास एक ही कॉन्सेप्ट है। मोल निकालने के लिए बस मास में आपको भागा देना पड़ेगा मोलर मास से, यानी बन जाएगा हमारा फार्मूला क्या चीज़, मोल बराबर क्या लिखना पड़ेगा, तो मास आपको लिखना पड़ेगा किस में, ग्राम में, और भागा देना पड़ेगा किससे, मोलर मास से। और आप जानते हैं कि मोलर मास का यूनिट क्या रहेगा, ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल, मोलर मास का यूनिट रहेगा ग्राम पर मोल। तो जब भी मोल निकालने की बात हो, इस फार्मूला को कहाँ अप्लाई करेंगे, तो ध्यान दीजिए, जब भी हमें मोल निकालना पड़ेगा और अगर मास दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि मास ग्राम यूनिट में है कि नहीं है। तो मास ग्राम में भी दे सकता है, केजी में भी दे सकता है, क्विंटल में भी दे सकता है, एएमयू में भी दे सकता है। तो आपका सबसे पहला कर्तव्य होगा कि मास को निकालेंगे आप सबसे पहले किस में, ग्राम में, और मास ग्राम में जब आ जाएगा तो उसको मोलर मास से आप भागा दे देंगे, और मोलर मास का यूनिट रहना चाहिए ग्राम पर मोल, तो बस आपसे मोल निकल जाएगा। तो जैसे मास और मोलर मास मिल जाए तो मोल निकाल सकते हैं, उसी प्रकार से मोल और मोलर मास अगर दे दिया जाएगा तो आप क्या निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं। और जो भी मास आएगा किस में आएगा, ग्राम में आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट, क्वेश्चन लिखिएगा, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन फॉलोइंग, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन फॉलोइंग। नीचे दिए गए हैं निम्नलिखित में नंबर ऑफ मोल निकालिए। तो नंबर ऑफ मोल यानी मोल की संख्या निकालिए। तो मोल निकालने के लिए तो बस मास में आप मोलर मास से भागा देंगे, मोल अपने आप निकल जाएगा। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया कि 44 ग्राम CO2। क्वेश्चन क्या है कि 44 ग्राम CO2 में कितने मोल होंगे, ये आपको निकालना है कि 44 ग्राम CO2 अगर दे दिया जाए तो उसमें कितना मोल होगा। इसी तरह से मान लीजिए क्वेश्चन ये दिया गया दूसरा, 440 kg CO2 ये दिया गया, तो इसमें कितना मोल होगा। जैसे तीसरा दिया गया 4.4 क्विंटल CO2, इसमें कितना मोल होगा। और इसी तरीके से चौथा क्वेश्चन ये दिया गया कि 44 AMU CO2, तो इसमें कितना मोल होगा। इसी तरह से मान लीजिए पांचवा क्वेश्चन दिया गया, इसको ऐसे कर दीजिए, 22,000 मिलीग्राम CO2, इसमें कितना मोल होगा। सभी क्वेश्चन को मैं बना बना के आपको दिखाऊंगा, आपको समझना है। जब एक क्वेश्चन को आप भली भांति समझ जाएंगे तो उम्मीद है कि आप इस फार्मूला पे आपको कमांड हो जाएगा।
देखिए जैसे मिटा देते हैं। चलिए आइए, सबसे पहले आप देखिए कि मोल निकालने के लिए मास में आपको भागा देना पड़ेगा मोलर मास से। थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आप समझ जाते हैं तो आपके दिमाग से इस बात की ओझल हट जाएगी कि न्यूमेरिकल टफ होते हैं। न्यूमेरिकल टफ नहीं होते, न्यूमेरिकल आसान होते हैं, बशर्ते कि उसे थोड़ा समझना पड़ता है, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है। न्यूमेरिकल तो एज लाइक अ मैथ्स की भांति ही न्यूमेरिकल हमारा चलता है। जैसे मैथ्स में सवाल आप बनाते रहते हैं, प्रैक्टिस रहता है, फार्मूला आता रहता है, तो किसी भी सवाल को आसानी से बना देते हैं। लेकिन वही प्रैक्टिस अगर ख़त्म हो जाती है, फार्मूला आप भूल जाते हैं, तो मैथ्स भी हमें टफ लगने लगता है। तो बस वही बात होती है कि न्यूमेरिकल के साथ कि आप प्रैक्टिस करेंगे, फार्मूला आपको ध्यान में रहेगा, तो आराम से आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं। ज़रा देखिए, क्वेश्चन में है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, यानी मोल की संख्या बताना है, कितना मोल है ये बताना है। इन फॉलोइंग, निम्नलिखित में, नीचे दिए गए में। तो नीचे मैंने क्या किया है, आपको 5 क्वेश्चन दिया है। इस पाँचों क्वेश्चन का बारी बारी से आपको नंबर ऑफ मोल निकालना है, मोल की संख्या बताना है। तो आप तो एक बात जानते हैं कि मोल निकालने के लिए मास ग्राम में होने चाहिए, और मास ग्राम में जो होगा उसको भागा देंगे मोलर मास से। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करें। तो देखिए, मास हमें ग्राम में चाहिए। तो सर मास ग्राम में दिया हुआ है, मास ग्राम में दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 44 ग्राम। तो ये तो बड़ी आसान सी बात हो गई कि मुझे मास चाहिए भी ग्राम में, क्वेश्चन में दिया हुआ भी है ग्राम में। इसका मतलब सीधे समझिए, जो चाहिए वही दे दिया। बताइए, इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? कुछ नहीं इससे आसान हो सकता है। लेकिन हाँ, वहीं पे दूसरा क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा कि सर हमें मोल निकालने के लिए मास चाहिए मुझे ग्राम में, लेकिन यहाँ पे मास दिया हुआ है केजी में। तो सर मास केजी में दिया है, तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कीजिए। और आपको पता होगा ना कि 1 केजी में 1000 ग्राम, तो 440 केजी में तो 440 गुना 1000 ग्राम। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। बस वही बात है, यहाँ पे है 4.4 क्विंटल दिया हुआ है। तो क्या क्विंटल को आप ग्राम में नहीं बदल सकते हैं क्या? आराम से बदल सकते हैं। क्विंटल को पहले हम केजी में ले जाएंगे और फिर से केजी को हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो ये ग्राम में आ जाएगा। ये एएमयू में दिया हुआ है, तो एएमयू को भी आप चाहें तो ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मिलीग्राम में दिया हुआ है, तो मिली को भी आप चाहें तो ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बारी बारी से मैं सभी क्वेश्चन को बना के आपको दिखाता हूँ, थोड़ा समझते रहिएगा। एक बात तो श्योर हो गया, मास कभी ग्राम में दिया है, कभी केजी में दिया है, कभी क्विंटल में दिया है, कभी एएमयू में दिया है, कभी मिलीग्राम में दिया है, सब में मास दिया है, और हर किसी में मास मुझे चाहिए ग्राम में। आपके दिमाग में आएगा कि सर आप कैसे समझ गए कि ये मास दिया हुआ है? मास है, हम कैसे समझते हैं? यूनिट से। जैसे आप जानते होंगे ग्राम किसका यूनिट होता है? मास का यूनिट होता है। केजी मास का यूनिट है, क्विंटल मास का यूनिट है, एएमयू मास का यूनिट है, मिलीग्राम मास का यूनिट है। इसका मतलब CO2 का इतना ग्राम, इतना केजी, इतना क्विंटल, इतना एएमयू, इतना मिलीग्राम, ये मास दिया हुआ है। हम बस मोलर मास निकालेंगे और मोलर मास का यूनिट रहेगा ग्राम पर मोल, और फटाफट मास में मोलर मास से भागा देंगे और क्या निकल जाएगा? मोल निकल जाएगा। अब देखिएगा थोड़ा सा, देखिए जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहला हम काम करते हैं कि मोलर मास निकाल लेते हैं, क्योंकि मास तो पता ही है, मोलर मास निकाल लेते हैं। तो हम लिखते हैं सबसे पहले यहाँ पे ऊपर में निकाल लेते हैं मोलर मास ऑफ CO2। CO2 का मोलर मास कितना होगा? तो कार्बन का मोलर मास यानी एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का 16। तो मोलर मास देखिए कैसे निकालेंगे CO2 का। तो हो जाएगा 12 एकन 12, तो 12 हो जाएगा, अब प्लस 16 दूनी 32, तो ये हो जाएगा 32, और 32 और 12 कितना होता है? 44। तो इसका मोलर मास हो गया 44। लेकिन आपको मैंने बताया था ना कि मोलर मास का यूनिट क्या होता है? ग्राम पर मोल। ये आपको लिखना ही पड़ेगा। तो मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल, यानी CO2 का मोलर मास कितना हो गया? 44 ग्राम पर मोल। अब CO2 इसमें भी है, CO2 इसमें भी है, CO2 इसमें भी है, CO2 इसमें भी है, CO2 इसमें भी है। तो सबका मोलर मास तो वही होगा, क्योंकि स्पीशीज प्रजाति मॉलिक्यूल तो वही है ना, इसी वजह से सबका मोलर मास सेम रहेगा। अब बताइए, हम पहला क्वेश्चन अगर बनाएं तो पहला क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मोल निकालना पड़ेगा। तो मोल निकालने के लिए आप जानते हैं क्या चीज़?
तो आप मास रखेंगे किस में, तो ग्राम में, और भागा किससे देंगे, तो मोलर मास से। और आप जानते हैं कि मोलर मास का यूनिट क्या रहना चाहिए, तो ग्राम पर मोल ये होना चाहिए। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे मास ग्राम में रखना पड़ेगा। तो मास ग्राम में बताइए कितना है, 44 ग्राम दिया हुआ है। अगर ग्राम में नहीं देता ना तो हम लोग क्या करते, ग्राम में कन्वर्ट करते। लेकिन सबसे खुशी की बात तो यह है कि ग्राम में मुझे दे ही दिया गया है। तो मास दिया है 44 ग्राम, तो मास दिया है 44 ग्राम, 44 ग्राम। और मोलर मास बताइए कितना है, 44 ग्राम पर मोल। तो 44 ग्राम पर मोल का मतलब होता है बट्टा मोल। और बताइए ये जो नीचे में मोल डालेंगे, बट्टा जो मोल लिखेंगे, तो ये नीचे वाला मोल कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इस मोल को मैंने सीधे डायरेक्ट एक ही बार में ऊपर कन्वर्ट कर दिया, मोल। अब बताइए ग्राम और ग्राम क्या होगा, कट जाएगा, 44 44 भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 मोल आ जाएगा। यानी आपका आंसर क्या आया। तो क्वेश्चन ये है कि 44 ग्राम CO2 में कितना मोल होगा। तो आंसर देख लीजिए, आपको कितना मोल आया है, 1 मोल आ गया है। मैं दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप से बनाता हूँ, आप फटाफट इसको पहले नोट कर लीजिए। ये पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, चलिए मिटा दिया जाए। दूसरा क्वेश्चन, आप दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दे रहा है कि 440 kg CO2। तो आप तो जानते हैं ना, मोल निकालने के लिए मास को कन्वर्ट करेगा ग्राम में। तो मास कितना दिया है, 440 kg दिया है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 440 kg। और बताइए kg है, तो kg को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, 1000 से। तो 1 kg में 1000, तो 2 kg में 2 गुना 1000, तो 440 kg में 440 गुना 1000। ये आ गया आपको क्या चीज़, तो मास आपको निकल गया ग्राम में, 440 गुना 1000 ग्राम निकल गया। और इसको मोलर मास से भागा देना पड़ेगा। तो मोलर मास तो आपको पता ही है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे CO2 का मास kg में दिया था, तो kg को मैंने किस में कन्वर्ट किया, ग्राम में। तो 440 kg, तो 440 गुना 1000 ग्राम। और बट्टा में आप रखते हैं क्या चीज़, मोलर मास। और मोलर मास किस में, ग्राम पर मोल में। तो मोलर मास आपका है 44 ग्राम बट्टा मोल। तो नीचे का मोल कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला गया। अब देखिए ग्राम और ग्राम कट जाएगा, 44 44 देंगे तो 10 ये और 1000, तो 1 पे 3 जीरो और यहाँ पे 1 जीरो, तो 10,000 हो जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं 10 का पावर 4 मोल। ये आपका आंसर निकल गया। इस तरीके से आप इस सवाल को बना सकते हैं। चलिए इसको फटाफट नोट कीजिए। मैं तीसरा सवाल आपको बना के दिखाता हूँ कि ये 4.4 क्विंटल CO2 दिया हुआ है। तो 4.4 क्विंटल CO2 में मोल कैसे निकालेंगे। तो देखिए 4.4 क्विंटल। तीसरा सवाल देखिए, मास आपको किस में चाहिए, ग्राम में। तो 4.4 क्विंटल दिया हुआ है, तो 4.4 क्विंटल। बताइए 1 क्विंटल में कितना, 100 kg। तो 4.4 क्विंटल में, तो 4.4 गुना 100, ये kg आ गया। अब देख रहे हैं ये मास आ चुके हैं किस में, kg में। और किलोग्राम को अगर आप चाहते हैं कि ग्राम में कन्वर्ट करना, तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इससे किससे गुना करेंगे, 1000 से गुना करेंगे। तो ये आ गया मास किस में, ग्राम में आ गया। तो इस तरीके से मोल आप निकाल सकते हैं, 4.4 गुना 100 गुना 1000 ग्राम। ये आपका मास निकल गया है ग्राम में। और अगर आप मोल निकालना चाहते हैं, तो मोल निकालने के लिए मास ग्राम में आने के बाद उसे किससे भागा देंगे, मोलर मास से भागा देंगे। तो मोलर मास इसका कितना है, 44 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 44 ग्राम, और बट्टा में क्या लिखना पड़ेगा, मोल। तो बट्टा का मोल कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर चला गया मोल। तो अब देखिए फिर से ये ग्राम और ग्राम तो कट गया, 1 दशमलव उड़ाने के लिए नीचे मान लीजिए 1 जीरो आएगा, तो 10 हो जाएगा। अब दशमलव उड़ा तो 44 खत्म हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया। 1 पे 3 जीरो है और 1 जीरो यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा, 10 का पावर 4 मोल बन जाएगा। इस तरीके से आप तीसरा क्वेश्चन भी आपका बन गया। ये तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन भी बनाते हैं, इसको फटाफट नोट किया जाए। उसके बाद चौथा क्वेश्चन हम आपको बना के दिखा रहे हैं। चौथा क्वेश्चन में जो मास दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है, तो AMU में।
इस तरीके से आप देखिए, चौथा क्वेश्चन अगर हम डील करना चाहें तो चौथा क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं। इसमें मास दिया हुआ है एएमयू में, तो सबसे पहले मास को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखिए, आपने मास दिया है एएमयू में। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन है, मास एएमयू में दिया हुआ है। तो मास कितना दिया? 44 एएमयू। आप जानते हैं एक एएमयू में कितना होता है? 1.67 गुना 10 का पावर माइनस 24 ग्राम। एक एएमयू में इतना ग्राम, तो 2 एएमयू में 2 गुना इतना ग्राम, 4 एएमयू में 4 गुना इतना ग्राम, तो 44 एएमयू में 44 गुना इतना ग्राम, तो आ जाएगा 44 गुना इतना कितना? तो 1.67 गुना 10 का पावर माइनस 24 ग्राम। और बट्टा में मोलर मास देंगे, तो मोलर मास कितना है? 44 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास आपको देना पड़ेगा 44 ग्राम बट्टा मोल। तो नीचे का मोल कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, तो मोल ऊपर चला गया। अब देखिए ग्राम ग्राम कट गया, 44 कट गया, तो यह आ जाएगा 1.67 गुना 10 का पावर माइनस 24 मोल आ जाएगा। इतना मोल आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन भी आप चाहें तो बना सकते हैं। मिलीग्राम है, तो मिली का मतलब कितना होता है? 10 का पावर माइनस 3। कहीं भी शब्द एक लाइन आप नोट कर लीजिए कि कहीं भी शब्द अगर लिखा रहे मिली, तो मिली के जगह पे आप लिखिए 10 का पावर माइनस 3 ऐसे। तो चौथा क्वेश्चन के बाद अब पांचवा क्वेश्चन हम बना रहे हैं आपको। देखिए अगर आप पांचवा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे तो पांचवा क्वेश्चन में दिया हुआ है मास 22,000 मिलीग्राम। तो मास है 22,000 मिलीग्राम। तो मिली का मतलब 10 का पावर माइनस 3, मिली का मतलब क्या रखेंगे? 10 का पावर माइनस 3, और इतना क्या हो गया? ग्राम। और बट्टा में क्या है? मोलर मास। तो मोलर मास आपका है 44 ग्राम और बट्टा मोल, तो नीचे का मोल कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। अब देखिए ये ग्राम और ग्राम क्या होगा? कट जाएगा। अब बताइए 22,000 और ये 10 का पावर माइनस 3 है। आप जानते होंगे ना, पावर माइनस का मतलब संख्या पलटना पड़ता है। तो ये आ जाएगा 10 का पावर 3, लेकिन नीचे में आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 44 और नीचे में आ जाएगा 10 का पावर 3। 10 का पावर 3 का मतलब क्या होगा? 1 पे 3 जीरो, और ये क्या बन जाएगा? मोल। तो देखिए इस 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 22 दूना 44, तो आ जाएगा कितना? 1/2 मोल आ जाएगा। इस तरीके से देखिए आपको मैंने क्या किया, सब क्वेश्चन में एक ही चीज़ दिया था कि समय मैंने मास आपको दिया था, और मास किस में चाहिए था? ग्राम में। मैंने अलग अलग क्वांटिटी में दिया और आप उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, और सबका मोलर मास, सब में CO2 है तो मोलर मास तो सेम रहेगा। इस तरीके से आपने सारे क्वेश्चन को बना दिया। अब आप ही बताइए, जब मास दे करके मोल निकाल सकते हैं, तो अगर हम आपसे चाहें कि मोल दे दें, तो मोल अगर दे देंगे तो क्या मास नहीं बता सकते हैं? क्या बता सकते हैं? लेकिन मोल देने के बाद जो मास आएगा वो किस में आएगा? ग्राम में आएगा। लाइन समझ रहे क्या? तो बताइए यहाँ से मास बराबर क्या हो जाएगा? तो मोल गुना क्या हो जाएगा? मोलर मास। हमारा दूसरा फार्मूला बन जाएगा। तो इसी क्वेश्चन को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब आपके दिमाग में कहीं ये ऐसा आ रहा होगा कि सर ये मोलर मास कैसे लिखते हैं? तो आप जा कर के देखेंगे, बेसिक लेक्चर 5-6 मैंने पढ़ा है, उस बेसिक लेक्चर में मैंने सबका एटॉमिक मास, मास नंबर, ये सब हमने एक्सप्लेन कर दिया है, वहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए हम फिर से एक अलग टाइप का क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। एक मोल का वैल्यू आपको याद होगा 6.022 इंटू 10⁻23। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन देखिए मैंने क्या दिया,
कैलकुलेट मास ऑफ 10 मोल H2SO4। दस मोल H2SO4 है और आपको उसका कैलकुलेट मास निकालना है, यानी 10 मोल H2SO4 का मास कितना होगा ये बताना है। नहीं बता सकते कि आराम से बता सकते हैं। आप जानते हैं मास का मोल का दोनों का जिक्र है, तो आप कोई ऐसा फार्मूला सोचिए जिसमें मास और मोल दोनों क्वांटिटी आ गए हो। तो वो फार्मूला तो आप अभी तक एक ही पढ़े हैं क्या, तो मोल निकालने के लिए मास ग्राम में और बट्टा में क्या होता है, मोलर मास। तो मास में यदि मोलर मास से आप भागा देते हैं तो मोल निकलता है, तो उस फार्मूला से हम चाहें तो मास निकाल सकते हैं, क्योंकि मास मोल के कनेक्शन से एक ही फार्मूला अभी तक आप पढ़े हैं। लेकिन एक बात तो आप जानते हैं कि वहाँ पे मोलर मास का इस्तेमाल होता है, तो सबसे पहले हम H2SO4 का मोलर मास निकाल लें। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मोलर मास हम निकालते हैं, मोलर मास H2SO4 का, H2SO4 का मोलर मास। और आप जानते हैं मोलर मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम पर मोल में आएगा। तो हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। और देखिए मोलर मास आएगा 1 दूनी 2 प्लस 32 को सल्फर की संख्या 1 है, कुछ नहीं दिया है, मतलब 1 एटम है, तो 32 सेकंड 32 प्लस 16 चौका 64, तो आ जाएगा 64, 32, 96, 2 98, तो यहाँ पे आ जाएगा 98 ग्राम पर मोल, ये आ जाएगा। अब देखिए फार्मूला आप जानते हैं क्या चीज़, मोल बराबर मास ग्राम में और बट्टा में क्या होता है, मोलर मास। बट्टा में होता है मोलर मास, और आप जानते हैं मोलर मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल होता है। अब एक बात बताइए, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो मास बराबर क्या हो जाएगा, मोल गुना मोलर मास। तो यहाँ पे मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मास किस में आएगा, ग्राम में, तो मास बराबर हो जाएगा मोल गुना में क्या होगा, मोलर मास। और आप जानते हैं मोलर मास का यूनिट क्या रहेगा, ग्राम पर मोल। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, इस फार्मूला, जो फार्मूला आप जानते हैं उसी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो अब देखिए मास हमें निकालना है, मोल बताइए कितना है, तो सवाल में दिया हुआ है 10 मोल, 10 मोल, और गुना मोलर मास। मोलर मास आप देखिए कितना है, 98 ग्राम पर मोल, तो 98 ग्राम पर मोल यानी बटा मोल। अब देखिए ये मोल से ये मोल तो कैंसिल हो जाएगा, 98 को 10 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 980 ग्राम बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से मास मैंने दिया तो मोल निकाला। अब इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, मोल दिया तो क्या निकाल दिया, मास निकाल दिया। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए मास दिया जाए और मोल दिया जाए तो क्या मोलर मास उसका नहीं आ जाएगा, क्या मोलर मास आ जाएगा। इसी तरह से मोलर मास जाएगा ऊपर तो मोल आ जाएगा नीचे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन एक मैं दे रहा हूं आपको कि अगर दिया जाए 88 ग्राम ऑफ CO2, 88 ग्राम ऑफ CO2 कंटेंट्स यानी रखता है 2 मोल, देन कैलकुलेट, तब निकालिए क्या चीज़, तो मोलर मास ऑफ CO2। तब आप CO2 का मोलर मास निकालिए। क्वेश्चन पहले समझिए, न्यूमेरिकल जैसे ही आप समझने लगेंगे तो बनाना आपके लिए बड़ा आसान बन जाएगा। आप सोचिए
बोल रहा है कि 88 ग्राम CO2 है कंटेंस, जो कि रखता है 2 मोल। इसका मतलब 2 मोल CO2 कितना ग्राम रखता है? 88 ग्राम रखता है। तो बोल रहा है कि इस तरीके से आप CO2 का मोलर मास बताइए। तो देखिए, मोल भी दिया हुआ है कितना? 2 मोल, और मास भी दिया है कितना? 88 ग्राम। तो आपसे पूछ रहा है मोलर मास निकालना है। तो नहीं निकाल सकते हैं क्या? आराम से निकाल सकते हैं। मोल के जगह पे रख दीजिए डाटा, मास के जगह पे जो वैल्यू दिया उसको रख दीजिए, मोलर मास निकाल लीजिए। या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये जैसे मोलर मास मान लीजिए यहाँ जाएगा तो मोल नीचे चला जाएगा, तो हमारा हो जाएगा क्या चीज़? मोलर मास बराबर क्या होगा? मोलर मास बराबर, मास ऊपर में रहेगा, मोल आ जाएगा नीचे, तो मास ग्राम में रहेगा और मोल आ जाएगा नीचे। और आप जानते हैं कि मोलर मास का यूनिट क्या आना चाहिए? ग्राम पर मोल आ जाना चाहिए। तो मास दिया है कितना ग्राम? 88 ग्राम। 88 ग्राम, और उसका मोल कितना है? तो 2 मोल है। 2 मोल है। अब बताइए कितना आएगा? 2 को 88 से भागा देंगे, 88 में 2 से भागा देंगे तो आ जाएगा कितना? 44 ग्राम पर मोल आ जाएगा। उम्मीद है कि लाइन ये आप समझ गए होंगे। चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ। आप लोग सभी बच्चे उस क्वेश्चन को आप डील कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। उम्मीद है कि आप बना लेंगे। इस फार्मूला पे जितने भी कॉन्सेप्ट बनते थे उसको मैंने दे दिया। हालांकि इस फार्मूला का इस्तेमाल इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा करेंगे। मोल से अभी हम मॉलिक्यूल निकालेंगे, मॉलिक्यूल से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन निकालेंगे, उससे न्यूट्रॉन निकालेंगे, ढेर सारा कंसेप्ट निकलता है, एटम की संख्या निकालेंगे, लेकिन सब बारी बारी से। अभी आप पहली बार फार्मूला देखे ही हैं, तो धीरे धीरे इसका इस्तेमाल करना हम लोग सीखेंगे। तो ऐसे भी जानते हैं कि फिजिकल में तो ज़्यादातर न्यूमेरिकल ही होता है। तो क्वेश्चन पहले आप एक लिख लीजिए होमवर्क के लिए। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इन फॉलोइंग केसेस। फॉलोइंग में, निम्नलिखित में नंबर ऑफ मोल आपको निकालना है। पहला दिया जाए 980 ग्राम H2SO4 है। इसी तरह से दूसरा है 98 kg H2SO4। उसके बाद तीसरा है आपका 9.8 क्विंटल H2SO4 है। उसके बाद चौथा है 9840 इतना मिलीग्राम H2SO4। और पांचवा आपका है क्या चीज़? तो 98 AMU H2SO4। इस सब का नंबर ऑफ मोल निकालना है। सब में देख रहे हैं ना, मास दिया हुआ है, किसी में AMU दिया है, किसी में मिलीग्राम दिया है, किसी में क्विंटल दिया है, किसी में केजी दिया है, किसी में ग्राम दिया है। तो आप तो जानते हैं कि मास ग्राम में चाहिए। मोल निकालने के लिए सब में एक ही फार्मूला लगेगा। मोल निकालने के लिए क्या चाहिए? मास चाहिए ग्राम में, और बट्टा में भागा किससे देंगे? मोलर मास से देंगे। और आप जानते हैं मोलर मास का यूनिट क्या होता है? ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल होता है। तो इस तरीके से ग्राम पर मोल, मोलर मास से आप भागा दे देंगे तो मोल निकल जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पे सोचने वाली है कि आपको कहीं मोलर मास में कन्फ्यूज़न हो तो मैं मोलर मास आपको निकाल के देता हूँ। हालांकि आप निकाल लेंगे मोलर मास। पिछला क्वेश्चन में मैंने बनाया था H2SO4 का। देखिए 1, 32, 16। अगर ये मास नंबर लिखने में असुविधा हो रही हो तो आप बेसिक लेक्चर 5-6 लेक्चर मैंने पढ़ाया है चैप्टर स्टार्ट होने से पहले, तो उसमें जाकर के देखेंगे तो सारे का मैंने मास नंबर लिख दिया है। तो मोलर मास इसका कितना हो जाएगा? 1 दूनी 2 प्लस 32 एकन 32 प्लस 16 चौका 64, तो आ जाएगा 64, 32, 96 और 2 आ जाएगा कितना? 98 ग्राम पर मोल। मोलर मास आ जाएगा। तो मोलर मास आपको आ ही गया है। मास सब में आपको दिया हुआ है, सबको बस ग्राम में कन्वर्ट कीजिए बारी बारी से, जैसे मैंने पहले न्यूमेरिकल में बनाया था, और सबका मोल निकालिए। यहीं तक हम इसको रखते हैं। इससे आगे की कॉन्सेप्ट हम अगले वीडियो लेक्चर में लेके आएंगे। लेकिन आप ध्यान से पढ़िए, सारी बातों को कॉपी में लिख लिख के आप पढ़िए। और अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया हो, तो समझ में आया हो तो पक्के से आप हमारे लाइक बटन को दबाएंगे।
समझ में आया हो तो पक्के से आप लाइक को दबाएं और लगातार आप सर्विस जारी रखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य ही शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से हम अगले वीडियो में अगला कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।